Dash is a necessary part of a research in the thesis manuscript but not included research proposal. रिसर्च प्रपोजल के अंदर वो चीज शामिल नहीं होती, लेकिन वो एक जरूरी चीज है। कंक्लूजन ऑफ रिसर्च, रिसर्च का कंक्लूजन शामिल नहीं होता। प्रपोज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, प्रपोज चीज तो शामिल होती है ना, हम बता रहे होते हैं कैसा हो सकता है। लिमिटेशन ऑफ रिसर्च, वो भी हम बता देते हैं कि मेरी रिसर्च के अंदर ये लिमिटेशन हो सकती हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी कहीं ना कहीं। तो कंक्लूजन ऑफ रिसर्च मेरा ख्याल है ये नहीं होता, ये तो उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर होगा, थीसिस के अंदर होगा। कंक्लूजन हम पहले थोड़ी बता देंगे कि मुझे ये वाला रिजल्ट जो है ना वो मिलेंगे। तो ज्यादा वैसे तो अगर देखा जाए ना, अगर ये सवाल होता ना यहाँ पे रिपोर्ट होता, मेरा ख्याल फिर ज्यादा सूटेबल था कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है, अगर इसको इस सेंस में लें कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हम कर रहे होते हैं, वो हम जो एनालिसिस करते हैं वो हम रिपोर्ट के अंदर ही करते हैं, थीसिस के अंदर करते हैं। कंक्लूजन भी वहीं पे होता है, लिमिटेशन भी वहीं मेंशन होती है। तो प्रपोज्ड स्टैटिस्टिकल नहीं होता वहां पे। ठीक, इस तरह का एक सवाल होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो हम ये कंक्लूजन ऑफ रिसर्च की बात कर सकते हैं, और इनको किसी और मीनिंग में ले सकते हैं कि ये जैसे बात कर रहा है। सॉरी, क्या हो? तो इसको मैं कंक्लूजन ऑफ रिसर्च कर रहा हूँ। द बेसिक पर्पज ऑफ टेक्निकल स्किल्स इज टू मेक अ टीचर। टेक्निकल स्किल्स जो है उस्ताद को क्या बनाती हैं? एक्सेप्टेबल बनाती हैं, प्रोफेशनल बनाती हैं, फ्रेंडली या कॉन्फिडेंट। तो प्रोफेशनल बनाती हैं अगर उसको टेक्निकल स्किल्स हैं। इंक्वायरी ऑफिसर और इंक्वायरी कमेटी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ इंक्वायरी रिपोर्ट ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी विद इन, यानी जो कंपिटेंट अथॉरिटी है जिसने उसके किसी एम्प्लॉय के खिलाफ जो इंक्वायरी कमेटी इनिशिएट की है, तो कितने दिनों के अंदर उन्होंने रिपोर्ट देनी होती है? 60 दिन के अंदर रिपोर्ट उन्होंने देनी होती है। फिर कंपिटेंट अथॉरिटी ने 90 दिन के अंदर, 30 और दिन के अंदर वो फैसला करना होता है। अंडर अ पीडा एक्ट 2006 इंक्रीमेंट कैन बी विद हेल्ड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ, कितने सालों तक किसी बंदे का इंक्रीमेंट रोका जा सकता है? 5 सालों तक हमने बात की थी कि 5 साल तक इंक्रीमेंट हो। क्रेडिट आवर ऑफ जनरल एजुकेशन शैल बी, मैंने मेरे ख्याल आपको बताया था पिछले के अंदर, पिछले कुछ सवालों के अंदर बताया था। जो बीएस प्रोग्राम होता है इसके अंदर टोटल कितने क्रेडिट आवर हम पढ़ते हैं, तो बताएगा। बीएस प्रोग्राम जो 4 साल की डिग्री है, इसमें टोटल कितने क्रेडिट आवर होते हैं? एचईसी की रिकमेंडेशन के मुताबिक कितने क्रेडिट आवर एक स्टूडेंट जो है वो पढ़ता है? जी, 130 बताए थे। कितने बताए थे? 130 बताए थे क्रेडिट आवर। और इसमें से जो जनरल एजुकेशन के हैं, जनरल एजुकेशन बोलते हैं जैसे हमारी इंग्लिश हो गई, इस्लामियात हो गई, मुताले पाकिस्तान हो गया, यानी वो सब्जेक्ट जो हमारे उस बीएस के रिलेटेड नहीं है। मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ, बीएस कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अलावा जो मैंने बीएस कंप्यूटर में सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो कितने क्रेडिट आवर के हो सकते हैं जनरल एजुकेशन के सब्जेक्ट? ये 30 क्रेडिट आवर, ठीक कह रहे हैं, ठीक है। 30 क्रेडिट आवर के सब्जेक्ट हमारे होने चाहिए जो जनरल के होते हैं, और बाकी सारे हमारे स्पेशल जो जो हमारा सब्जेक्ट है उसके होने चाहिए। और टोटल 130 जो है वो हमारे पास क्रेडिट आवर। वट रोल डज सेल्फ असेसमेंट प्ले इन करियर काउंसलिंग? सेल्फ असेसमेंट क्या किरदार अदा करती है? इट असेस सेल्फ फाइनेंशियल एबिलिटी, फाइनेंशियल एबिलिटी को असेस करती है। इट हेल्प इंडिविजुअल अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट, वीकनेस। इट एवेलुएट फिजिकल फिटनेस। तो बी आंसर ज्यादा सूटेबल लग रहा है, वो कर लेते हैं। द टर्म पार्टिसिपेंट इन रिसर्च इज प्योरली यूज टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, जो रिसर्च के अंदर हमारे पार्टिसिपेंट होते हैं वो उनके अंदर क्या खसूसियात होती हैं? इंसानों की तरह होते हैं, केमिकल्स होती हैं, एनिमल होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं? हमारे रिसर्च के अंदर हमारे पार्टिसिपेंट जो है वो क्या होते हैं? वो एक ह्यूमन बीइंग होते हैं, ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। पार्टिसिपेंट वो लोग जिनसे हम डाटा ले रहे होते हैं, वो ह्यूमन बीइंग होते हैं, यानी डिस्क्राइब, उनके अंदर इंसानों जैसी खसूसियात होती हैं, इंसान होते हैं, उनसे डाटा लेते हैं। डैश implicates changes in how one appraises the situation are defined item, के implicate कौन, यानी सिचुएशन सिलेक्शन, implicate cognitive appraisal, attention,
यानी देखिए, अगर मैं कहता हूँ कॉग्निटिव अप्रेजल इम्प्लीकेट चेंजेस इन हाउ वन अप्रेजेस द सिचुएशन, किसी खास सिचुएशन के अंदर कोई बंदा कैसे ट्रीट करता है, कैसे बिहेव करता है, कैसे चेंज होता है, तो ये कॉग्निटिव अप्रेजल। ठीक है, इसका आंसर कॉग्निटिव है। यानी दिमाग की जो है वो किसी भी सिचुएशन के अंदर जब आप आते हैं, तो जो आप वहां पे अप्रेजल चेंज कर रहे हो वो दिमाग से कॉग्निटिव अप्रेजल के जरिए कर रहे होते हैं। Which of the following rules were framed to prescribe detail of services of civil servant? कौन से रूल्स होते हैं सिविल सर्वेंट के लिए? वर फ्रेम टू डिस्क्राइब प्रिस्क्राइब अ डिटेल ऑफ सर्विस, उसकी सर्विस के लिए। यानी मैं लेक्चरर हूं, तो मेरी सर्विसेज के लिए जो रूल्स होंगे वो कहाँ होंगे? कंडक्ट रूल्स होंगे, वो अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स, वो अपॉइंटमेंट की रूल्स होंगे जो ऊपर से होती हैं, डेपुटेशन रूल्स होंगे, रिक्रूटमेंट रूल्स होंगे। तो वो अपॉइंटमेंट रूल्स ही होंगे। जब मैं भर्ती हुआ था तो जो रूल्स हमारे थे कि ये इन चीजों को आपने फॉलो करना है, वो वाले रूल्स भी चले। A variable that is affected by the other variable are and known as the outcome in the experiment। जो आउटकम वेरिएबल होता है वो कौन सा होता है? जो तो एक होता है इनपुट वेरिएबल, एक आउटपुट वेरिएबल होता है। तो इनपुट वेरिएबल तो होता है इंडिपेंडेंट, और जो आउटपुट वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट होता है। जिसके ऊपर इफेक्ट देख रहे हैं वो डिपेंडेंट होगा, बी होगा करेक्ट। यहाँ देखें, बात हो रही है अफेक्टेड बाय द अदर वेरिएबल, उसके ऊपर असर होता है। अब इंडिपेंडेंट तो असर डालता है, असर होता तो डिपेंडेंट के ऊपर है ना। टीचिंग रिक्वायर qualities of head and heart along with commitment, there is का। यानी एक टीचर जो है वो बड़ा दिल से पढ़ाता है, और बड़ा अपने दिमाग का लगाता है, तो वो टीचर क्या होगा? वो डेडिकेशन होगी उसकी, कि वो बड़ी ईमानदारी से पढ़ाता है, वो डेडिकेशन होगी। द सीटिंग अरेंजमेंट बेस्ट सूटेबल फॉर कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज के तुलबा के लिए सबसे बेस्ट सीटिंग अरेंजमेंट कौन सा होगा? यू टाइप, सर्कल टाइप, क्लस्टर टाइप, पेयर सेटिंग। कॉलेज के स्टूडेंट के लिए क्लस्टर सेटिंग जो है वो ज्यादा सूटेबल है। कौन सी? कॉलेज के बंदों के लिए क्लस्टर सेटिंग। लगता है मुश्किल है, तो उस्ताद थके न थके, बच्चे थक गए हैं। चलें, ये इस तरह क्लस्टर जैसे होते हैं ना। आप कभी सेमिनार लेने के लिए जाते हैं, तो टेबल पड़े होते हैं, तो वो सारे ही उसकी तरह, कुर्सियां आगे की तरफ हैं, कुर्सियों कुर्सियों का रुख स्टेज की तरफ है। लेकिन ठीक है ना, जैसे ये आपके सामने इस तरह में तस्वीर बना दी है, तो स्टेज की तरफ सबका रुख स्टेज की तरफ होगा। इसको थोड़ा उलट करना चाहिए था मुझे। चले, चलिए आखिरी सवाल जी। रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स आर एसेंशियल कंपोनेंट फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एज दे प्रोवाइड। जो है रिकॉर्ड, जिससे अब इसमें क्या असेस स्टूडेंट एंड टीचर परफॉर्मेंस, इससे स्टूडेंट टीचर की परफॉर्मेंस का पता चलता है। क्रिएट हिस्ट्री को लेगेसी अवर टाइम, ये कानूनी तौर पे माजी के बारे में बता रहे होते हैं। ये क्लस्टर्स अच्छी होती है। जब मैं बड़े बड़े सेमिनार्स में जहाँ गया हूँ ना, तो वहाँ पे इसी तरह की सेटिंग होती है, एक अच्छी सेटिंग है ये। टेबल भी बड़ा है और आगे गपशप भी हो रही है, बाद में खाना भी मिल जाता है, क्योंकि जैसे ही हमारा सेमिनार एंड होता है तो वो कहते हैं कुर्सियां मोड़ लो तो खाना आ जाता है। अच्छा, ट्रैक एंड रिपोर्ट ऑन हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड, एजुकेशनल गोल्स आर मेट। तो सी ऑप्शन है, इससे पता चलता है कि कैसे कैसे हमारे वो चल रहे हैं। जो लोग गवर्नमेंट के मुलाजिम है ना, उनको मेरे ख्याल है चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़े मुश्किल हो सकते हैं कदरें, लेकिन जो गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं है उनके लिए शायद ये कम इम्पोर्टेंट हो। लेकिन चूंकि आए थे तो मैंने कहा ये भी कर लेते हैं, हमने बहुत कुछ करना है तो चार साथ ये भी कर लेते हैं। तो खैर ये बात, जो समझ आ जाए ठीक है, ना आए तो परेशान नहीं होना, दिल पे नहीं लेना। ठीक है, आपने घबराना नहीं है बस। खाने के वक्त चेयर किस तरफ मोड़ते हैं, इससे क्या मुराद है? टेबल है ना वो जो बैठे हैं, तो टेबल की तरफ मोड़ लेते हैं ना। ये वाला ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने कहा पता नहीं यकदम कौन सा जो है ना वो उनका आगे बात आ गई है। कहता है रिकॉर्ड्स और रजिस्टर आर एसेंशियल कंपोनेंट। रिकॉर्ड और रजिस्टर जो है वो बहुत जरूरी कंपोनेंट है फॉर अकाउंटेबिलिटी
उन अकाउंटेबिलिटी यानी वो एंड ट्रांसपेरेंसी शफाफियत के लिए आप एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एज दे प्रोवाइड। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की जो है वो जो उनकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए रजिस्टर्स और रिकॉर्ड का होना जरूरी है। अब ये रजिस्टर और रिकॉर्ड क्यों जरूरी है, क्या होता है, क्या इससे स्टूडेंट की हम परफॉर्मेंस का पता चलता है, क्या इससे हिस्टोरिकल चीजों का पता चलता है कि क्या चल रहा था कैसे हुआ, या ये हमें इससे पता चलता है ट्रैक एंड रिपोर्ट और हाउ रिसोर्स, इससे पता चलता है रिकॉर्ड से कि कैसे कैसे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया गया प्रॉपर, और कहाँ कहाँ हमारे रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक कहाँ कहाँ इस वक्त डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कहाँ कहाँ उनका इस्तेमाल किया गया, और कौन कौन से हमारे एजुकेशनल गोल्स मेट हुए हैं, कौन कौन से रहते हैं। तो ये रिकॉर्ड का यही फायदा होता है। हाँ, कोई है बस 5-7 जवान अगर बता दें कोई आप में से जो कह दें सर जी जारी रखें और ये वाला सेशन मुकम्मल कर लें, तो फिर मैं उनकी मान लेता हूँ। और अगर सारे ही जो हैं वो कहते हैं बस है, तो फिर बस कर देते हैं। एक बंदा आ गया जी, 5 एक बंदे हो जाए, 4 बंदे और कह दें कंटिन्यू, 2 हो गए। नहीं, आपकी मर्जी नहीं है। अगर कंटिन्यू वाले 5 बंदे हो जाए तो मैं शुरू कर देता हूँ। 3 हो गए, मैं 5 हो गए बस। अब जो 5 बंदे कह दिया है, 20 मिनट जो है वो थोड़ा और बर्दाश्त कर लें। चले कोई ना कोई साथ में आपको चुटकुला सुना दूंगा, तो इसको जो है ना कर लेते हैं। मेरा ख्वाहिश मेरी यही थी क्योंकि मेल का टेस्ट जल्दी है, और उनको जो है ना मेरी ये डिजायर थी कि 24 को आपका टेस्ट है ना मेल का, तो आज है 15 तारीख है, तो किसी तरह हमारे अगले 8-10 दिनों के अंदर ना 1,000 MCQs और हो जाए, तो ताकि वो 3,000 MCQs हो जाएं और उनका टेस्ट अच्छा हो जाए। तो जो कि आप लोग बड़ी मेहनत से पढ़ रहे हैं और आपको सिलेक्ट होना है हर सूरत में, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि 1,000 MCQs किसी तरह और हो जाए। थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करें, आपने घबराना नहीं है, आपने जो है ना वो आपने थका हुआ महसूस नहीं करना, अपने आप को जवान महसूस करें, हशाश वशाश महसूस करें। स्कूल पसंद नहीं बना करें बिल्कुल ही। जो कहते हैं ना, हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, सर जी मैं थक गई हूँ, खैर फीमेल बेचारी होती हैं, सर मुझसे नहीं आया जाता, या इस तरह के उनके होते हैं। तो मैं कहता हूँ खुदा के बंदे, जिंदगी जो है ना, जिंदगी का मजा ही मुश्किलात में है, सारी लर्निंग मुश्किलात में है, सारे बाद में जो फ्रूट्स हैं, जो मीठा फल है वो मुश्किलात में है। आसानियां में है ना कुछ नहीं रखा, वो कोड़ कोड़ के मरना है जिसे कहते हैं ना। आपने ना कुछ अच्छा चखना है, ये जिंदगी तो सबकी गुजर रही है, और कुछ आपने अगर जो है ना वो और अच्छा अचीव करना है, तो उसके लिए आपको जो है ना कोशिश करनी पड़ेगी। चलें जी, माजरत अपने अल्फाज वापस ले लेता हूँ। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने जो फीमेल है उसको कमजोर पैदा किया है, तो वो मर्द की तरह ताकत नहीं रखती। उसके अंदर कुछ बहुत जबरदस्त सलाहियतें हैं जो मर्द के अंदर नहीं है, लेकिन बहुत सी सलाहियतें हैं जिनके अंदर मर्द डोमिनेट करता है। तो जो अल्लाह की तरफ से बनाई गई चीजें हैं वो हमें तस्लीम कर लेनी चाहिए। फीमेल कमजोर होती है मर्द की निस्बत। अच्छा, अप्रेजल प्रोसेस इन एजुकेशन इन्वॉल्व अ सिस्टमेटिक एनालिसिस एंड रिव्यू ऑफ। अप्रेजल होता है चेक करना, अप्रेज असेस करने की तरह है, यानी असेस की ही एक टर्म है, असेसमेंट की ही एक टर्म है ये। तो इस एजुकेशन इन्वॉल्व सिस्टमेटिक एनालिसिस एंड रिव्यू ऑफ, क्या हम टेक्स्ट बुक को रिव्यू करते हैं अप्रेजल के लिए, एजुकेशन पॉलिसी और प्रैक्टिस को देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, लर्नर को देखते हैं। अप्रेजल के अंदर हम एजुकेशन पॉलिसीज और प्रैक्टिस जो है इसको देख रहे होते हैं, ठीक है, कि ये कैसे हैं। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसीज और प्रैक्टिस का रिव्यू कर रहे होते हैं और उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं। लर्नर लर्नर कैसे बन सकता है? लर्नर होना तो चाहिए, उसको असेस किया जाना चाहिए, लेकिन अप्रेजल प्रोसेस इन एजुकेशन इन्वॉल्व सिस्टमैटिक एनालिसिस एंड रिव्यू ऑफ। बात जब सिस्टमैटिक एनालिसिस की है ना, फिर मेरा पता नहीं क्यों ना इंसान की तरफ जाने को दिल नहीं कर रहा, मेरा जाने को दिल कर रहा है इधर। चले मैं इसको ना करता हूँ, मैं इसको मजीद कंफर्म करूंगा, कर तो अभी कर सकता हूँ, मैंने इसके अलग से इनकी मेरे पास की मौजूद है, लेकिन फिर भी मैं इसको कंफर्म करूंगा। इफ इट इज नेसेसरी टू करेक्ट एनी एंट्री इन द रिकॉर्ड। बड़ा जबरदस्त सवाल है ये वाला, कि अगर आपने आपके पास रिकॉर्ड है और उसके अंदर कोई एक एंट्री गलत है, द बेस्ट मेथड वुड डेट, तो सबसे अच्छा मेथड क्या है एंट्री को चेक करने का?
आप क्या करें, इनकरेक्ट वन शुड बी स्क्रैच्ड आउट सो दैट द रॉन्ग एंटिटी इज नॉट सीन। यानी अगर आपकी गलत एंट्री हो गई है तो आप उसको स्क्रैच कर दें और उसको मिटा दें ताकि वो नजर ही ना आए। क्या ऐसा करना चाहिए आपको? स्क्रैच करके उसको मिटा देना ताकि वो नजर ही ना आए। तो ये एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। ठीक है। द इनिशियल रिकॉर्ड कीपर शुड ऑथेंटिकेट द करेक्शन। जिसने वो रिकॉर्ड पहले बनाया था वो उसको ऑथेंटिकेट करे। तो फिर यानी जो रिकॉर्ड कीपर है, जो जो जिसने वो रिकॉर्ड बनाया था वही उसको ठीक कर सकता है, कोई और ठीक नहीं कर सकता। ऑल एंट्री मस्ट बी मेड बाय लेड पेंसिल, कि लेड पेंसिल से की जाए। अब मैं आपको बताऊं, ए ऑप्शन नहीं है, ठीक है, सी ऑप्शन भी नहीं है कि लेड पेंसिल के साथ हम हर वक्त नहीं लिख सकते। फिर उसके बाद आप कह रहे हैं तीसरा डी ऑप्शन, उसकी तरफ आते हैं। अ रेड लाइन शुड बी ड्रॉन टू मेक द ओरिजिनल, कि वो जो हमने पहले गलत लिखा है उसके ऊपर रेड लाइन लगा दें। एंड करेक्टेड एंट्री इन द रिकॉर्ड, और दोबारा जो है वो एंट्री, दोबारा रिकॉर्ड उसको लिखें। बात याद रखें, जब भी आपके पास रिकॉर्ड की बात आती है ना, तो रिकॉर्ड के अंदर रिकॉर्ड को रखते हुए वो बंदा जिसने रिकॉर्ड बनाया है वही बंदा उसके अंदर थोड़ी तब्दीली करके साथ में इनिशियल साइन कर देता है। आप चेक भरते हैं ना, तो चेक की आपने डेट गलत लिख दी है, तो जाते हैं वो कहते हैं जी यहाँ पे जहाँ पे आपने मिस्टेक किया ना यहाँ इनिशियल साइन करते हैं। आप कोई भी मिस्टेक कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं जिस बंदे ने की है, यानी मैंने वो ना एक अपने सीईओ हेल्थ से एक डॉक्यूमेंट साइन करवाया, वो डॉक्यूमेंट गलत हो गया। उन्होंने कहा कि ये वाला हिस्सा 14 है, इसको 15 करवा के आओ। अब 15 मैंने करवाया तो सीईओ को करवा के सीईओ ने फिर वहां पे इनिशियल साइन किए कि ये एक अथेंटिकेशन होती है कि उस बंदे ने ठीक किया, कोई और नहीं कर। और फिर लाइन लगा के फिर आगे लिखना, बात तो ठीक है कि लाइन लगा के, देखिए रेड लाइन लगाना फिर आगे लिखना ये ज्यादा थोड़ा सा मायूब सा होगा और चीज ऐसे दूधा सा जैसे कहते हैं बन जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर है कि हमेशा मिस्टेक को ठीक वही करता है जो रिकॉर्ड की जो बनाने वाला होता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन द कॉलेज काउंसिल, ये आपकी स्कूल काउंसिल भी होती है, यानी जिसके अंदर मोहल्ले के कुछ लोग होते हैं, हेडमास्टर हो गया, टीचर हो गया, मोहल्ले के लोग हो गए, जो स्कूल का बजट होता है, कॉलेज का बजट होता है, कॉलेज की फीसें क्या होंगी, कॉलेज के अंदर हम क्या नया करने जा रहे हैं, तो ये जो बैठ के सारे कर रहे होते फैसले कर रहे होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये स्कूल काउंसिल होती है। ये 2000 के अंदर बनी थी, मुशर्रफ दौर ने ये बनवाई थी, शुरू की थी। तो इसके अंदर कितने मेंबर होते हैं? 17 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 17 मेंबर होते हैं। चलें, वो तो एक सिचुएशन है ना कि जब वो नहीं होता। तो 17 जो है ना वो टोटल हमारे पास मेंबर होते हैं स्कूल काउंसिल में। और जब हमारी मीटिंग हो तो आधे मेंबर का होना मीटिंग में जरूरी है, 50% लोगों की पार्टिसिपेशन हो तो फिर वो मीटिंग के अंदर जो हमने बातें तय करते हैं ना वो ठीक होती हैं। हो सकता है फिर उसके लिए कोई नया सिनेरियो कोई और ना कोई कानून के अंदर राह होगी। अच्छा जी, द न्यू अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड बाय एचईसी वाज इफेक्टेड फ्रॉम, ये मैंने आपको बताया 25 जुलाई 2030 से 23 में जो है वो नई एजुकेशन पॉलिसी एचईडी की तरफ से जो है वो नाफिज हुई थी। हाउ मैनी डेज डज इट टेक टू फॉर्म एन इंक्वायरी कमेटी, जो कोई बंदा गिल्टी पाया गया है उसके खिलाफ जो इंक्वायरी कमेटी बननी है वो कितने दिनों के अंदर बननी चाहिए? 7 दिनों के अंदर, ठीक है ना, कि 7 दिन के अंदर कमेटी बननी चाहिए, 60 दिन के अंदर फैसला आना चाहिए, वो रिपोर्ट देनी चाहिए उन कमेटी को, और 90 दिन के अंदर जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसे फैसला सुनाना चाहिए। और 90 दिन से ज्यादा किसी बंदे को आप जो है वो सस्पेंड नहीं रख सकते। द बजट इज यूटिलाइज्ड, बजट को कौन यूटिलाइज करता है? डीडीओ करता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, चीफ मिनिस्टर या प्रोविंशियल असेंबली यूटिलाइज करती है। तो डीडीओ जो है वो यूज कर रहा होता है, डायरेक्ट डिस्बर्सिंग ऑफिसर जो होता है, बजट सारा इसने यूटिलाइज करना होता है। What percentage of lecture must be a student attend to be eligible to appearance in the final examination of BS4? जब आप बीएस की डिग्री कर रहे होते हैं तो कितने परसेंटेज आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए? यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस कितने परसेंट होती है? आसान सवाल है, ये आपके बीएस के रिलेटेड ही है। 85% नहीं, यूनिवर्सिटी के अंदर अटेंडेंस कितने परसेंट होती है? लाजमी अटेंडेंस 75% होती है। ठीक है, लगता है जैसे आप लोगों ने बीएस किया ही नहीं है। तो बीएस के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो 75% जो है वो अटेंडेंस लाजमी होती है। रिफॉर्म्स फॉर द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द बजट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय एस्टेब्लिशमेंट,
कौन है जो बजट को बेस्ट इस्तेमाल यूटिलाइजेशन की है? एक तो होती है पिफरा, जहां से हमारी स्लेब भी आती है। एक पेपरा है, ये प्रोक्योरमेंट एजेंसी होती है। ठीक है, पेपरा क्या होती है? प्रोक्योरमेंट एजेंसी होती है। प्रोक्योरमेंट ये जो सामान वगैरह खरीदती है ना गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट के लिए, वो पेपरा वाले होते हैं मोस्टली। पिफरा होते हैं हमारी सैलरी, ये अकाउंट ऑफिस के रिलेटेड है। जो MTBF है ना, ये इसका बनता है मैनुअल। ये मैंने लिखा हुआ था यार, ये भूल जाते हैं। मीडियम टर्म बजटरी फ्रेमवर्क। ठीक है, क्या है मीडियम टर्म? यानी जब देखिए बात क्या की गई है कि जब आप ना कोई बजट के अंदर जैसे होता है ना, वो मिनी बजट देती है गवर्नमेंट, कि कोई एक नया बजट में एक बजट, ताकि आप इधर इधर से वसायल इकट्ठे करेंगे और ये करेंगे, कोई नए टैक्स लगाना, कोई टैक्स से छूट देना, तो मिनी बजट आता होता है। तो मिनी बजट से मुराद यही है MTBF, कि जिसके अंदर मीडियम टर्म बजटरी फ्रेमवर्क, जिसके जरिए हम कोई नए एडजस्टमेंट करने के लिए, खाते देखने के लिए हम वो MTBF करते हैं। ठीक है, ये पिफरा स्टैंड फॉर प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो लोग गवर्नमेंट टीचर है वो इन चीजों से वाकिफ होंगे। एंड रिसर्च रेशो स्केल इज यूज टू मेजर। रेशो स्केल में क्या चीज मेजर करते हैं? चूंकि रेशो स्केल के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। नॉमिनल, आर्डिनल, इंटरवल आता है, इसके अंदर कैटेगोरिकल भी आते हैं, इसके अंदर रैंक भी आता है, इसके अंदर ट्रू जीरो भी होता है। तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। ठीक है, कंटिन्यू मुसलसल चलता है, किसमें कोई रुकावट, कोई मसला कहीं पे भी नहीं है। वही ओरिजिनली, ये एंड्रागोजी टर्म किसने दी थी? एंड्रागोजी। एक कीप था और एक और था, दो थे बंदे जिन्होंने ये दी थी। तो ये कैप कैप भी आपने याद रख लेना है। All the posts to be filled are to be advertised properly in how many newspaper? ये मैंने बात की थी एक, जब आप कोई नई जॉब देते हैं, अनाउंस करते हैं ना, तो वो कितने कम से कम पेपर के अंदर आपको उसके अंदर जो है वो देना चाहिए? नहीं, जॉब तमाम न्यूज़पेपर में देना जरूरी नहीं है। यानी कोई जॉब आपने अनाउंस करनी है, गवर्नमेंट से करनी है, तो कम से कम कितने न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट आनी चाहिए? नहीं सर, नहीं सर, तो रूल की बात कर रहा हूँ, ये दो की होती है। ठीक है, मेनी मिनिमम, मिनिमम आपने दो के अंदर जो है वो उसको एडवर्टाइज करना होता है, ताकि ये करते लोग क्या हैं, बंदे पहले भर्ती कर लिए जाते हैं, बाद में चूंकि उन्होंने इस प्रोसेस को, उनका जो तरीकेकार है कि वो जो अप्रूवल गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट से लेनी होती है, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट साथ लगाना जरूरी होता है कि इन इन अखबार में हमने दिया। वो फिर अखबार दो में दे देते हैं, और उन अखबार में देते हैं कि जिन अखबार के अंदर ना पता होता है कि ज्यादा पढ़ने वाले लोग कोई नहीं है। ये मैंने खुद इस चीज को फेस किया हुआ है। प्रॉपर मेरी उस डिप्टी डायरेक्टर से बात हुई थी, उसने कहा रिशान, ये सातों बंदे इस वक्त अपनी अपनी जॉब के ऊपर, मतलब अपनी सीट के ऊपर काम कर रहे हैं, और ये जो हमने एडवर्टाइज दी है, ये जस्ट सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि एडवर्टाइजमेंट दे दें, ताकि हमने जो है ना वो जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी करनी है। सेक्रेटरी ने बंदे अपनी सिफारिश के मुख्तलिफ जगह पे क्लर्क लगवा दिए। ये कब किस साल की बात है? ये है 2000, ये 19-20 की बात है, 20-20 की बात है शायद। तो यानी वो 7 लोग थे, क्लर्क थे, वो लगा दिए गए महकमा एजुकेशन के अंदर, और उनकी एडवर्टाइजमेंट उन्होंने दे दी अखबार में। दो अखबार, मुझे कहीं से पता चला, मैंने एप्लीकेशन लिखी, डिप्टी जानने वाला था डायरेक्टर, मैंने उससे कहा सर ये एप्लीकेशन देनी थी, आपको घर दे दूं या आपको उधर ऑफिस में? तो एक निशान सच पूछ रहे, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये बंदे अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, और इनकी जस्ट अप्रूवल लेने के लिए ना ये हमने कागजी कार्रवाई की है। तो ये दो दो में अखबार देना, जो है दो में जो है वो देना जरूरी होता है। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम CGPA रिक्वायर्ड टू पास द BS4 ईयर एग्जामिनेशन? आसान सा सवाल है, आप बताएंगे मुझे कि आपको BS4 ईयर में पास होने के लिए मिनिमम CGPA कितना चाहिए? दो CGPA होते हैं, एक होता है जी, ये जो थे ना सी वाले, इफ्फत रानी, जो होती है ना डिग्री, एक होती है अगर आपकी CGPA 1.7 से कम हो तो आपको ड्रॉप कर दिया जाता है। ठीक है, आपको क्या कर दिया जाता है? ड्रॉप। यानी आप, यानी अगर आप पहले सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी में गए हैं और आपकी CGPA 1.7 आई है, का बिलो 1.7 आई है, तो आपको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा। दूसरे सेमेस्टर में आई तब भी निकाल दिया जाएगा। तो यानी CGPA अगर 1.7 से कम होती है निकाल दिया जाएगा। जो डिग्री है ना, जिस बंदे की CGPA 2.5 से कम होगी उसको डिग्री नहीं मिलेगी। डिग्री लेने के लिए आपकी CGPA मिनिमम 2.5 होनी चाहिए। डिग्री लेने के लिए 2.5 होनी चाहिए। आपने कभी किसी की डिग्री देखी है DMC जिसके ऊपर लिखा हो 2.3 CGPA? किसी का, किसी का तजर्बा हुआ हो, किसी ने देखी हो? नहीं देखी होगी आपने। तो
5 minimum CGPA is required to pass BS 4-year program. सर अगर कहीं आपने देखी है हुमायूं साहब तो फिर मुझे जरूर बताइएगा। तो ये हमारे लेटेस्ट रूल जो हैं वो डिग्री 2.5 से कम पे नहीं मिलती। यूनिवर्सिटी सभी अब ये रूल अपना लिया हुआ है, और वो बच्चा इंप्रूव करता है वो 2.5 से ऊपर लेता है तो उसको डिग्री मिलती है, उससे कम पे नहीं मिलती। और अगर उसकी CGPA कलेक्टिवली 1.7 हो तो उसको निकाल दिया जाता है, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, वैसे पेपर में आए ना आए, लेकिन आप लोगों को बीइंग अ टीचर आपको इन चीजों का पता होना चाहिए, आपके नॉलेज में होनी चाहिए। द इंट्रोडक्शन टू द रिसर्च स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ। जो रिसर्च स्टार्ट होती है वो किस चीज से स्टार्ट होती है? थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हाइपोथेसिस, एक्सप्लेनिंग वेरिएबल। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम होगा तो रिसर्च स्टार्ट होगी, फिर आगे बाद में हाइपोथेसिस और बाकी चीजें। PER is not initiated if an employee is। PER बोलते हैं परफॉर्मेंस एवेल्युएशन रिपोर्ट। जो गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं तो हर साल दिसंबर के अंदर ये अपनी PER या ACR बोलते हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। क्रेडेंशियल रिपोर्ट होती है, ये कॉन्फिडेंशियल होती है, क्रेडेंशियल रिपोर्ट होती है। तो वो जो है ना वो जमा करवाते हैं। वो जो है PER कितनी, अगर यानी इज नॉट, अगर कितना अरसे से कम की अगर PER हो तो वो नहीं बनाई जाती PER के ऊपर, क्योंकि हमारे बॉस ने साइन करने होते हैं। और अगर हम एक बॉस के अंदर 3 माह से कम रहें तो उस सूरत के अंदर हमारी PER नहीं बनती, ठीक है। और लेकिन अगर हम अंडर सस्पेंशन हो, अगर हम डेपुटेशन जब होता है ना तो हम किसी और डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, डेपुटेशन में और हम उस डिपार्टमेंट के अंदर ACR जमा करवाते हैं और इधर हमारा ताल्लुक नहीं होता। और छुट्टी पे वजह से जब हम वो लीव ली जाती है ना, दूसरी वाली क्या बोलते हैं, स्टडी लीव 5 साल की ली जाती है, उस दौरान आपकी ACR नहीं होती, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ दी, इसके दौरान आपकी जो है वो PER नहीं होगी। जब आप स्टडी लीव, लंबी लीव पे होंगे, डेपुटेशन भी होंगे, अंडर सस्पेंशन होगी आपकी, तब नहीं होगी। द बजट इज ऑथोराइज्ड बाय। बजट कौन ऑथोराइज करता है? खर्च करना तो DDO होता है, ऑथोराइज कौन करेगा? इसके दो सवाल जवाब बन सकते हैं। अब बजट हमेशा ऑथोराइज जो होता है, जो अप्रूव होता है, वो प्रोविंशियल असेंबली से होता है। DDO जो है वो खर्च करता है, और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो भी जो है वो बजट वो दे रहा होता है, आगे फर्दर ऑथोराइज कर रहा होता है, किसी को दे रहा होता है। वैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आगे हमने कहा बजट एक्सेप्ट कौन करता है, वो प्रोविंशियल असेंबली का अलग क्वेश्चन है। द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ BS 18, जो 18वें स्केल का बंदा होता है, इसको कौन जो है, इसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन सी है? इसका सेक्रेटरी होता है, ठीक है। नहीं नहीं, मैं 18 स्केल 17 स्केल का, मेरा 17वें 18वें दोनों का सेक्रेटरी है, ठीक है। 19वें स्केल से ऊपर चीफ सेक्रेटरी होता है, ठीक है। यानी 17वां 18वें स्केल का उस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, उसको जो है ना वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। और 18वें से ऊपर जो 19वां 20वां होता है ना, वो फिर चीफ सेक्रेटरी आ जाता है। साइबर सिक्योरिटी मीन्स टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी कहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है? साइबर टेररिस्ट में, ऑनलाइन अगेंस्ट मेलवेयर जो होते हैं, साइबर सारे जो ऑनलाइन हमारे इश्यूज होते हैं ना, उन सब के अंदर साइबर सिक्योरिटी हमें जो है प्रोवाइड, जो सबसे एंड पे जवाब होना तो सबसे पहले लिख दिया गया वो। द वैलिडिटी ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ DPC इज। आप जब प्रमोट होते हैं ना तो प्रमोशन के लिए आपकी DPC बुलाई जाती है। DPC होती है ना वो यानी जिसके अंदर वो आपकी मिनट्स डिफाइन करते हैं कि फलां बैच फलां, यानी उसको हम परमानेंट करने जा रहे हैं। तो अगर आपकी DPC हो जाए और उसके बाद कितने सालों तक अगर आपको परमानेंट ना किया जाए तो पिछली DPC खत्म हो जाती है, फिर DPC दोबारा करनी पड़ती है उसकी प्रमोशन के लिए। ये गवर्नमेंट मुलाजिम बता सकते हैं मुझे। जी 1 साल, ठीक है। अगर आपकी जो है वो आप DPC हो गई है, यानी आपको प्रमोशन मिलनी है, और उस प्रमोशन का अगर 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया है और आपको प्रमोशन नहीं मिली, तो उस सूरत के अंदर आपकी जो है वो दोबारा DPC, नई DPC होगी तभी प्रमोशन मिलेगी, पुरानी DPC खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये प्रोविंशियल सिलेक्शन बोर्ड बोलते हैं, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी बोलते हैं DPC। तो ये इन चीजों को याद कर लीजिएगा। DPC एक अहम एब्रीवेशन चीजें हैं जो हमारे इसका वास्ता पड़ता है मुलाजमों को ना।
Which organization was responsible for education in Pakistan before the establishment of Higher Education Commission? HEC ना, हायर एजुकेशन कमीशन 2002 के अंदर बनी थी। 2002 से पहले ये जो यूनिवर्सिटियों के मामलात थे, कॉलेजेस के मामलात थे, ये कौन सा इदारा देखता था? बहुत आसान सवाल है। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1972 के अंदर यूजीसी बना था। तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1970 के अंदर बना था, और उसके अंदर जो है वो तब यही सारे यूनिवर्सिटियों को के बंदे हायर करने, उनकी ट्रेनिंग करवानी, उनको एक्सपेंसेस देने, ये सारे काम जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करता था। फिर बाद में इसका नाम तब्दील करके 2002 में हायर एजुकेशन रख दिया गया। चलें जी, आखिरी सवाल कर लेते हैं, मैडम हुमैरा साहबा की रिक्वेस्ट मान लेते हैं। डैश इज द कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर। बड़ा आसान सी बात है, कंसिस्टेंसी आ गया तो कौन सा होगा? सीधी सीधी रिलायबिलिटी होगी, ऐसे ही ना। कॉन्फिडेंस मतलब रिलायबिलिटी। चले जी, 70 सवाल खत्म हो गया। लेकिन अच्छा, मैं 2000 सवाल सेंड कर दूं फिर, क्या ख्याल है? पूरा, मैं बड़ा काला हूं, मैं कहता हूँ कि 2000 कर देता हूँ, पढ़ा कर दूंगा। ठीक है, पढ़ा कर दूंगा, लेकिन अगले 30 सवाल भी सेंड कर देता हूँ उनके टिक करके। तो वो इसलिए कि मैं कहता हूं कि आप 2000 सवालों को रिव्यू करें, मुझे भी बताएं कि कौन सी मिस्टेक्स हैं, और 2000 सवाल पक्के करें। इंशाल्लाह आपका आधा पेपर इसमें से आना है। चलें जी, जिया साहब आपकी बात मान लेते हैं, मैं कोशिश करता हूँ, कंबाइन करता हूँ पुराने वाले नोट्स भी, अब वाले भी, और 2000 सवाल इकट्ठा करता हूँ। ओके, खुदा हाफिज।